नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक धमाकेदार कॉमिक्स यम के बेटे पार्ट 4। सलमा ने कहा, समझे तो ठीक, लेकिन बहुत देर से समझे। मेरे पिता से मिलना चाहते थे ना, तो जाओ, वे स्वर्ग या नर्क में कहीं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और सलमा ने गोली चला दी और राजेश के प्राण पखेरु उड़ गए। सलमा ने बैग पर कब्जा किया और बोली, ड्राइवर, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने घबराकर तुरंत गाड़ी रोक दी। सलमा उतरकर भयानक स्वर में ड्राइवर से बोली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ड्राइवर ने कहा, जी बहुत अच्छा। अपनी जान बचती देख ड्राइवर ने पूरी गति से गाड़ी को दौड़ा दिया। सलमा सोचने लगी, मूर्ख, कितनी ही तेज क्यों ना भागो, मौत की गति तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा तेज साबित होगी। और अभी टैक्सी ज़्यादा दूर पहुंची भी न थी कि एक भयानक विस्फोट के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। सलमा ने सोचा, टाइम बम ने बाकी का काम पूरी ईमानदारी से पूरा किया। अब उनकी लाशों को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ड्राइवर की मौत के साथ अब यह राज भी कोई नहीं जान पाएगा कि राजेश के साथ यह दुर्घटना कैसे घटी और सीक्रेट पेपर कहाँ गए। कुछ देर बाद एक गाड़ी को देखकर सलमा ने कहा, अपने ही साथी आ रहे लगते हैं। आने वाली कार सलमा के निकट आकर रुकी। उसके साथियों ने कहा, क्या रहा? सलमा बोली, सफलता। फिर सलमा ने सारा किस्सा कह सुनाया। सलमा के साथियों ने कहा, गुड, तब चलो तुरंत अड्डे पर पहुंचे। यहाँ रुकने में खतरा है, कोई भी आ सकता है। सलमा बोली, मैं भी यही कहना चाहती थी, चलो। मुख्य अड्डे पर बॉस ने कहा, शाबाश, ये महत्वपूर्ण कागज हम सबकी तकदीर बदल देंगे। करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे हमें मित्र देश से। रहीम एक आड़ में छुपा सब कुछ देख और सुन रहा था। उसने सोचा, वो हमारे देश के सीक्रेट पेपर आखिरकार इनके हाथ लग ही गए। जबकि बॉस रहीम की मौजूदगी से बेखबर कह रहा था, सुनो सलमा, अब तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण कागजात देश के महत्वपूर्ण लोगों से प्राप्त करने हैं। फिर बॉस सलमा को कुछ समझाने लगा। समझाने के बाद वह बोला, अब तुम लोग जाओ और अपना अपना काम करो। मैं मित्र देश को इस सफलता की सूचना देता हूँ। सबके जाने के बाद मौत का दूत भी उस कमरे से निकला और एक अन्य कमरे में पहुंचा। वहां यंत्रों का जाल सा बिछा हुआ था। वह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर किसी देश से संपर्क स्थापित करने लगा और बोला, हेलो हेलो, मौत का दूत स्पीकिंग, वांटिंग कामरेड चुंगचू। इधर मेजर राजेश की मौत और महत्वपूर्ण कागजातों के गायब होने से पूरे देश और सरकारी मशीनरी में हंगामा मच गया। सेना के उच्च अधिकारियों ने तुरंत एक विशेष मीटिंग बुलाई। एक अधिकारी ने कहा, कुछ भी समझ में नहीं आता। यदि राजेश की मौत वास्तव में दुर्घटना में ही हुई है तो वे कागजात कहाँ गए? दूसरे अधिकारी ने कहा, मुझे इस दुर्घटना में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। कागजातों की महत्ता का पता चलने पर पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई। इंस्पेक्टर ने कहा, ऊपर से आदेश मिला है कि गायब होने वाले कागजात अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी जाए और उन्हें पुनः प्राप्त करने की कोशिश की जाए। संभव है कि वे पेपर अपने ही देश के दुश्मन मौत के दूत ने उड़ाए हों। स्वयं बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल मुखर्जी भी चिंतित हो उठे और बोले, राम, यदि वे कागजात वास्तव में मौत के दूत नहीं उड़ाए हैं तो गजब हो जाएगा। राम ने कहा, रहीम की पिछली रिपोर्ट के अनुसार तो स्पष्ट है कि वे सीक्रेट पेपर मौत के दूत नहीं उड़ाए होंगे। फिर भी असलियत रहीम की अगली सूचना पर ही मालूम हो सकेगी। चीफ बोले, ओह, समझ में नहीं आता कि रहीम ने अभी तक इस संबंध में रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। तभी एक कॉल आई। राम बोला, ओह, रहीम की ही लगती है। घड़ी को ट्रांसमीटर के रूप में एडजस्ट करने पर रहीम की आवाज़ उभरी। वह बोला, वे कागजात मौत के दूत के हाथ लग चुके हैं और वह कुछ ही दिनों में उन्हें हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के हवाले करने जा रहा है। जहां देश भर में मौत के दूत को पकड़ने की सरगर्मी चल रही थी, वहां कुछ दिन बाद मुख्य अड्डे पर बॉस ने कहा, सुनो दिलावर, मित्र देश का एजेंट उन गुप्त कागजातों को लेने हमारे देश में आ पहुंचा है। होटल 3 स्टार रूम नंबर 10 में वह ठहरा है। तुम उसे आज रात यहाँ लेकर आओगे। दिलावर ने कहा, ओके बॉस। बॉस ने कहा, उसका नाम फुनचिंग है, परिचय शब्द रहेगा काला गुलाब। दिलावर ने कहा, काला गुलाब, ठीक है बॉस। रहीम ने सोचा, तो यह बात है। उसके बाद बॉस जेके से बोला, अब तुम सुनो जेके,
मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पर हमारे तमाम बड़े विश्वस्त साथी यहाँ उपस्थित हों और छोटे सदस्य दूसरे अड्डे पर। जेके ने कहा, ऐसा ही होगा बॉस। सारी बातें सुनने के पश्चात रहीम का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने सोचा, होटल 3 स्टार, रूम नंबर 10, नाम फुनचिंग, कोड काला गुलाब, और सभी सदस्य आज रात यहाँ उपस्थित रहेंगे। इससे अच्छा मौका इन पर हाथ डालने का फिर कभी नहीं मिलेगा। राम को सूचित करो। मौका देख रहीम ने राम से घड़ी नुमा ट्रांसमीटर पर संपर्क बनाया और उसे सारी बातों से अवगत करा दिया। रहीम बोला, ध्यान रखना राम, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। राम ने कहा, चिंता मत करो रहीम, आज की रात मौत के दूत के लिए काल साबित होगी। राम तुरंत चीफ मुखर्जी से मिला और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराता हुआ अंत में बोला, मेरे दिमाग में एक योजना है चीफ, जरा ध्यान से सुनिए। फिर राम चीफ को अपनी योजना बताने लगा। चीफ ने कहा, शाबाश राम, वास्तव में तुम्हारी योजना बहुत शानदार है, लेकिन इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। राम ने कहा, यह खतरा तो मोल लेना ही होगा चीफ, लेकिन आप चिंता न करें, देश के दुश्मनों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर होटल 3 स्टार रूम नंबर 10 में फुनचिंग बैठे बैठे सोच रहा था, ठीक 10 बजे मौत के दूत का आदमी मुझे लेने आएगा, तब तक यही सही। तभी कॉल बेल बज उठी। फुनचिंग ने सोचा, ओह शायद मौत के दूत का आदमी हो, लेकिन इतनी जल्दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उस पर एक वार हुआ और जब तक फुनचिंग संभलता, चीफ मुखर्जी ने कहा, खबरदार हिलने की कोशिश मत करना। फुनचिंग बोला, बाप रे, पुलिस। लेकिन रात के ठीक 10 बजे जब दिलावर होटल 3 स्टार के रूम नंबर 10 में पहुंचा, तो फुनचिंग के वेश में राम वहां खड़ा था और बोला, परिचय कोड। दिलावर ने कहा, काला गुलाब। राम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। दिलावर बोला, तो फिर आइए मेरे साथ मिस्टर फुनचिंग, बॉस आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। दिलावर फुनचिंग को लेकर मुख्य अड्डे पर पहुंचा। बॉस ने कहा, वेलकम मिस्टर फुनचिंग, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? राम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर मौत के दूत, वे कागजात कहाँ हैं? बॉस ने कहा, यह लीजिए, मैंने अपना वायदा पूरा किया। राम बोला, बहुत खूब, हम भी अपना वायदा निभाएंगे, लेकिन इसकी कीमत अदा करने से पहले मैं आपसे अकेले में कुछ विशेष एवं गुप्त बातें करना चाहता हूँ। बॉस ने कहा, अवश्य। दिलावर, तुम सबको लेकर दूसरे कमरे में जाओ और जश्न मनाओ, हम अभी आते हैं। दिलावर ने कहा, ओके बॉस। सबके जाने के पश्चात बॉस ने कहा, हाँ आप कहिए मिस्टर फुनचिंग, आप क्या कहना चाहते थे? अरे आप खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना। लेकिन फुनचिंग ने कुछ कहने के बजाय फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया और बोला, खबरदार मिस्टर मौत के दूत, अपने स्थान से हिलने की चेष्टा मत करना, वरना पूरी 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतर जाएंगी। बॉस बोला, यह क्या, इसका क्या मतलब हुआ मिस्टर फुनचिंग? राम ने कहा, मैं फुनचिंग नहीं राम हूँ, लो देखो। बॉस ने कहा, मेकअप? अब फुनचिंग के स्थान पर राम खड़ा था। बॉस बोला, तो तुम, इतना बड़ा धोखा? राम ने कहा, हा, तुम अपने ही जाल में फंस गए मौत के दूत, मैंने तो अपना मेकअप हटा दिया, अब जरा तुम भी अपना नकाब हटाओ, ताकि मैं और सारी दुनिया देख सके कि इस नकाब के पीछे किस शैतान का चेहरा छुपा हुआ है। बॉस ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और इससे पहले कि राम उसकी मंशा भाप पाता, मौत के दूत ने उस पर छलांग लगा दी और बोला, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्ते। उधर मौत के दूत के साथी जैसे ही जश्न वाले दूसरे कमरे में पहुंचे, चीफ ने कहा, खबरदार कोई भी अपने स्थान से ना हिले। मौत के दूत के साथी बोले, पुलिस? अरे बाप रे। चीफ मुखर्जी और पुलिस फोर्स फुनचिंग उर्फ राम का होटल 3 स्टार से ही पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे थे, जिसका दिलावर को पता ही नहीं चला था। वह राम की ही योजना थी। चीफ मुखर्जी ने कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें अपने बॉस के पास ले चलो। दिलावर ने कहा, मैं तैयार हूँ। उधर राम पर चोट कर बॉस एक तरफ मौजूद गुप्त द्वार की ओर दौड़ा। राम ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद हैं, पुलिस ने तुम्हारे पूरे अड्डे को घेर रखा है। बॉस बोला, लेकिन पुलिस मेरी धूल भी नहीं पा सकेगी। लेकिन जैसे ही मौत के दूत ने गुप्त बटन दबाकर गुप्त द्वार खोला, एक जबरदस्त घूसा उसके चेहरे पर पड़ा। घूसा मारने वाला गुप्त मार्ग के दूसरी ओर खड़ा रहीम था,
जो वहाँ के तमाम मार्गों को अब तक जान चुका था। राम ने कहा, रहीम, वो मारा। रहीम बोला, खूनी शैतान, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? अब तुम्हारे सारे गुप्त मार्ग मेरे देखे वाले हैं। इन मार्गों को जानने के लिए मुझे कल रात भर जागना पड़ा था। बॉस ने कहा, ओह तुम। फिर यम के बेटे राम रहीम अपने देश के दुश्मन मौत के दूत के लिए साक्षात यमदूत बन गए। राम बोला, यह घूसा रामू की मौत के लिए और यह लात कालू की मौत के लिए। कुछ देर बाद ही बॉस बेसुध सा फर्श सूंघ रहा था। रहीम ने कहा, क्यों मौत के दूत, देखा यम के दूतों का कमाल? राम बोला, रहीम जरा नकाब उलटकर उस शैतान का चेहरा तो दिखाओ। रहीम ने कहा, अभी लो भैया। बॉस बोला, नहीं नहीं, और मौत के दूत के लाख मुंह छुपाने के बावजूद भी रहीम ने उसकी नकाब उलट दी। लेकिन नकाब उलटने के पश्चात जो चेहरा उनके सामने आया उसे देखकर वे भौचक्के से रह गए। रहीम बोला, क्या नगर के सेठ और धर्मात्मा करोड़ीमल? राम बोला, उफ, बच्चों के मसीहा सेठ करोड़ीमल। तभी चीफ मुखर्जी भी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ पहुंचे। राम ने कहा, आइए आइए चीफ, यह रहा आपका मुजरिम, अपने ही देश का दुश्मन, मौत का दूत सेठ करोड़ीमल। कमिश्नर साहब ने कहा, हे ईश्वर, विश्वास नहीं होता। चीफ बोले, सेठ करोड़ीमल गरीबों का भगवान, इस जैसे इंसान ही देश की तरक्की में बाधक बने हुए हैं, अतः इसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए कमिश्नर साहब। कमिश्नर ने कहा, ऐसा ही होगा मिस्टर मुखर्जी, डाल दो समाज के इस कोढ़ के हाथों में हथकड़ियाँ। जब पुलिस सभी अपराधियों और सेठ करोड़ीमल को लेकर चली गई तो चीफ ने कहा, हाँ राम, वे मिलिट्री के सीक्रेट पेपर? राम ने कहा, ये रहे, लीजिए संभालिए। चीफ बोले, शाबाश मेरे बच्चों। दोनों अड्डों से तमाम कैदी लड़कों को आज़ाद करा दिया गया। उन लड़कों के अलावा करोड़ों रुपए का सामान भी मुख्य अड्डे से प्राप्त हुआ था। राम रहीम के इस महान कारनामे की देश भर के अखबारों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। जब आम जनता को सेठ करोड़ीमल की असलियत का अखबारों द्वारा पता चला तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, जबकि सलमा ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली थी। तो यह थी राम रहीम सीरीज़ की धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।